गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम आज के न्यूज़पेपर की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि सिगाची इंडस्ट्रीज, जिनका फार्मास्यूटिकल यूनिट आपको हैदराबाद के पास में देखने को मिलेगा, वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिला, जिसमें टोटल 17 लोगों की हमें डेथ की खबर एंड साथ ही साथ यहाँ पे 30 लोग इंजर्ड होते हुए देखने को मिले। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि लगभग 80 लोग थे उस टाइम प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर जब यहाँ पर ये भयंकर हादसा हुआ। कल सुबह का अर्ली मॉर्निंग का आपको ये हादसा देखने को मिल रहा है। तो दरअसल में जो वर्कर्स थी उनकी कहीं ना कहीं 12 घंटे की शिफ्ट थी। तो अभी बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पाई है क्या रीजंस की वजह से ये हादसा हुआ, बट सरकार यहाँ पे रिस्पॉन्स टीम्स यहाँ पे काम कर रही हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो डेड बॉडीज यहाँ पे मिली हैं उनकी डीएनए टेस्टिंग को ऑर्डर किया गया है, ताकि अच्छे से शिनाख्त हो पाए, उनकी पहचान हो पाए कि आखिर पर्सन्स कौन थे। दोस्तों, डेट है आज की 1 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं एंड पहला टॉपिक है हमारा टर्मरिक यानी कि हल्दी के रिगार्डिंग। दोस्तों, काफ़ी टाइम से बात हो रही थी कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड ओपन किया जाएगा एंड फाइनली आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे होम मिनिस्टर जी ने यहाँ पर नेशनल टर्मरिक बोर्ड के हेडक्वार्टर्स निजामाबाद तेलंगाना के अंदर यहाँ पे इनॉग्रेट यहाँ पे उनके द्वारा किया गया है। अब भारत का लक्ष्य ये है कि 2030 तक हमें $1 बिलियन टर्मरिक एक्सपोर्ट्स में यहाँ पे अचीव करना है। ठीक है, तो देखने वाली बात रहेगी क्या हम उसको कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि आज के समय हम काफ़ी पीछे हैं इस टारगेट से। लगभग $226 मिलियन के आसपास हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, बट स्टिल ये टारगेट अपने आप में काफ़ी एम्बिशियस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, थोड़ा हल्दी के बारे में समझ लेते हैं। देखो, वैसे तो आप सबको हल्दी का पता ही होगा, घर में भी आपके आपकी मम्मी कई बार आपको हल्दी दूध या बाकी चीज़ों में आप लोग खाने वगैरह में हल्दी डालते होंगे, तो एक आइडिया तो है, पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें और होती हैं जो हमें थोड़ी समझनी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टर्मरिक एक फ्लावरिंग प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा इन द जिंजर फैमिली, जिंगी बेराके। ठीक है, और ये आपका एक पेरेनियल पेरेनियल मतलब जो साल भर आपको देखने को मिल जाएगा, राइजोमेटस। ठीक है, इसको थोड़ा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि व्हाट डज इट मीन। देखो, मैं आपको ना राइजोम थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे पिक्चर के अंदर, तो ये आपका मान लीजिए कोई ग्रास है। ठीक है, अब यहाँ पर ना इसकी स्टेम यहाँ पर इस तरह से तो ग्राउंड के नीचे जाती है एंड कहीं और जाकर वो ओरिजिनेट कर जाती है। ध्यान से देखना, ये रूट नहीं है, पर एक ऐसा प्लांट जो कहीं ना कहीं राइजोम्स के माध्यम से, जो आप नोटिस कर पाओगे आपके स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं राइजोम्स। तो हल्दी के केस में भी यही देखने को मिलता है कि ये जो राइजोम इस तरह से गए ना, इससे कहीं ना कहीं आपकी नई रूट्स और नई शूट्स डेवलप हो जाती हैं, जिस वजह से प्लांट्स अपने आप को स्प्रेड कर पाता है एंड नए नए इंडिविजुअल्स या नए नए प्लांट्स इस तरह से यहाँ पे बनते रहते हैं। तो ये राइजोम वाली चीज आपको यहाँ पे हल्दी के अंदर देखने को मिल जाएगी। ये नेटिव है टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। कुछ फैक्चुअल चीजें, दैट इज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर है टर्मरिक का। लगभग 30 से भी ज़्यादा वराइटीज ऐसी हैं जो भारत में प्रोड्यूस होती हैं। टर्मरिक आपकी लगभग 20 स्टेट्स में बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये सबसे टॉप लीडिंग प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, पिछले साल की बात करें तो 10 लाख टन से भी ज़्यादा भारत ने यहाँ पे प्रोड्यूस किया था एंड जो कि दुनिया का 70% से भी ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में ही हुआ। उसी तरह से एक्सपोर्ट की बात करें तो 62% से ज़्यादा शेयर जो है वो भारत का ही है इन द टर्मरिक एक्सपोर्ट। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा था कि पिछले साल हमने $226 मिलियन किया है, पर हम $1 बिलियन तक पहुंचना चाहते हैं बाय 2030। बाकी देखो, कुछ एग्जांपल्स आप नोटिस करना चाहोगे उन एरियाज की जहां पर टर्मरिक को जीआई टैग मिला है। जैसे मंजल टर्मरिक जो है वो आपको एरोड तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा, लकड़ोंग टर्मरिक मेघालय में, एंड सांगली टर्मरिक। ठीक है, सांगली तो जगह ये आप जानते होंगे महाराष्ट्र में, एंड वाईगांव टर्मरिक, ये आपको क्लियर होना चाहिए, महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें करी जा रही हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो टर्मरिक को बहुत ही अच्छा एक ड्रग माना जाता है, क्योंकि कंसिडरिंग देखो, कई बार आपको भी चोट लगती है तो आपको भी एंड आपकी जो मदर होंगी हो सकता है हल्दी दूध पिलाती हों। ठीक है ना, तो एंटी वायरल, एंटी कैंसर और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे मानी गई हैं।
बाकी ये जो बोर्ड यहाँ पे अब सेटअप किया जा रहा है, ठीक है, कहाँ पे, निज़ामाबाद तेलंगाना के अंदर, इससे टर्मरिक की ग्रोथ के अंदर या फिर टर्मरिक को एक्सपोर्ट करने के अंदर हमें काफ़ी बेहतरी रहेगी। इसके अलावा इस बोर्ड के अंदर आप नोटिस कर पाओगे आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आपको यहाँ पे इसके रिप्रेजेंटेटिव्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और मेघालय के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ पर होंगे, ठीक है, जो स्टेट्स होंगी वो रोटेशन के बेसिस के ऊपर यहाँ पे रिप्रेजेंट करी जाएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर बॉडीज, फार्मर्स अलग अलग स्टेट्स के, वो भी उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग से यहाँ पे स्पेशल फंड यहाँ पे इसके लिए बनाया है ताकि प्राइस ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। अगर मान लीजिए क्रॉप लॉस हो जाए तो उसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है ना। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर बोर्ड के बनने से हमारा जो टर्मरिक प्रोडक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेहतर हो पाएगा, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा आ पाएगा एंड डेफिनेटली अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बना पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। एंड आप ध्यान में रखना, इस बार आपका 2025 में टर्मरिक के रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। मैंने एक्चुअली ना लास्ट ईयर भी ये पढ़ाया था एंड पूरा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमारे जो डिस्कस किया था प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर, तो वहाँ से बहुत आराम से सारे के सारे स्टेटमेंट आंसर हो रहे थे। मैंने इनफैक्ट एक पीडीएफ भी शेयर किया था जहाँ पर आपके साथ ये कि प्रीलिम बूस्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए वो सारे मैंने टेलीग्राम पे आपने शेयर किए हुए हैं। सिमिलरली टर्मरिक वाला क्वेश्चन हमने पूरे अच्छे से डिस्कस किया हुआ था लास्ट ईयर के प्रीलिम बूस्टर में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, IBAT अलायंस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दिस इज नोन एज इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस अलायंस को बनाने के लिए या इस टूल को बनाने के लिए। क्या है ये 4 ऑर्गेनाइजेशन? पहली है आपकी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरी है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, तीसरी है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर दैट इज IUCN एंड चौथी आपको यूनेफ WCMC, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। इन चारों ने मिलकर इंटीग्रेटेड बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट टूल अलायंस यहाँ पे बनाया है। अब पॉइंट ये आता है कि ये करता क्या है। देखो ये जो आपका टूल अलायंस है व्हाट इज इट एग्जैक्टली। देखो आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे हमें UNCBD देखने को मिलता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसका आपको कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा। तो क्या हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं उसके लिए, कितना प्रोग्रेस कर लिया जो हमने वहाँ पे अपनी कमिटमेंट्स दी थी, या फिर हमारे जो 2030 तक हमें अलग अलग SDG गोल्स, टोटल 17 SDG गोल्स हमें अचीव करने हैं, उनके लिए कितना प्रोग्रेस कौन सी देश कर रही है, उसको ट्रैक करने के अंदर आपको ये जो टूल है ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके माध्यम से आपके 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस का एक्सेस हो जाएगा। एक तो आपकी IUCN रेड लिस्ट, हम लोग रोज डिस्कस भी करते भी हैं अलग अलग स्पीशीज के बारे में, उनका क्या IUCN स्टेटस है, ठीक है ना, कौन एंडेंजर्ड है, कौन बाकी सब चीज़ें हैं, वो सारा आपको यहाँ पे इस डेटाबेस में मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें देयर इज वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो जो दुनिया भर में आपके प्रोटेक्टेड एरिया उनको मैप किया जाता है इसके माध्यम से। तीसरा है आपका वर्ल्ड डेटाबेस ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरियाज, इसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो एरिया क्रिटिकल है ना उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो बेसिकली ना ये जो IBAT है इसने दुनिया के 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो बायोडाइवर्सिटी डेटाबेसेस हैं उनका आपको एक्सेस दे दिया, ठीक है ना। एंड उसको हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम नोट कर पाएंगे कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रिगार्डिंग यहाँ पे रिस्क है, तो उस हिसाब से हम कहीं ना कहीं समय के ऊपर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ कंपनीज भी इस डेटा को इस्तेमाल कर सकती हैं कि उनके काम की वजह से किस तरह से बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, कैसे वो चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ यूजर्स को भी यहाँ पे मदद करेगा कि इन्वायरमेंट रिगार्डिंग रेगुलेशंस को मीट अप करने के लिए। तो आप ध्यान में रखेंगे जो पर्टिकुलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर आपको कैम्ब्रिज UK के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब पॉइंट ये आता है हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना ये जो 4 मेजर कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने जो पार्टनरशिप के माध्यम से IBAT यहाँ पे जो बनाया है, अकॉर्डिंगली $2.5 मिलियन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बायोडाइवर्सिटी डेटा के अंदर हो चुका है। पिछले साल तक ये $1.2 मिलियन था, इस बार 24 में आपको $2.5 मिलियन आपको देखने को मिल जाएगा। तो नंबर्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट IBAT अलायंस है क्या एंड किन किन डेटाबेसेस का ये यूज कर रहा है ये आपको डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एंड मियां तानसेन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों UPSC ने ऑलरेडी तानसेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं वो भी आपको समझा दूंगा कि क्या स्टेटमेंट्स थी उसकी।
पर एक्चुअली अभी पता क्या हुआ, आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ ना आपको हजरत शेख मोहम्मद गौस, ठीक है ना, इस सूफी सेंट का आपको टूम देखने को मिल जाएगा ग्वालियर के अंदर। ठीक है, अब ये जो टूम आप सामने देख रहे हो उसका नाम यही है जो मैंने आपको मेंशन किया। ये अपने आप में एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास एक रिक्वेस्ट गई कि आप एक काम करिए, यहाँ पर रिलीजियस और कल्चरल इवेंट को आप ऑर्गेनाइज करवाने के लिए यहाँ पे परमिशन दे दीजिए, इस टूम ऑफ हजरत शेख मोहम्मद गौस ग्वालियर में कल्चरल प्रैक्टिसेस या रिलीजियस और इवेंट्स यहाँ पे हो पाए। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस बात को सुना, फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये एक ऐसी मॉन्यूमेंट है जिसको बहुत ज़्यादा केयर और अटेंशन चाहिए, कॉशन चाहिए। अगर मान लो कि अगर इसने अपनी सैंक्टिटी, अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिया ना, तो अपने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसे प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल इवेंट्स को यहाँ पे मनाही दे दी गई बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ठीक है ना, तो पहले तो मैं थोड़ा सा इस टूम के बारे में बता देता हूँ, फिर हम मियाँ तानसेन के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना इस पर्टिकुलर टूम की, तो जैसे मैंने बताया ग्वालियर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको तानसेन की भी यहाँ पे आपको ग्रेव देखने को मिल जाएगी, जो कि अकबर के 9 जूल्स में से एक थे, और साथ साथ जो हजरत शेख मोहम्मद गौस जी हैं जो कि एक सूफी सेंट थे, उनकी आपको टूम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब आप नोटिस करना कि जो मोहम्मद गौस थे ना, दरअसल में वो तानसेन के ही आपके गुरु माने जाते हैं। तानसेन उनके शिष्य थे एंड वो चाहते थे कि जब उनकी डेथ हो तो उनको अपने गुरु के पास में ही बरी किया जाए, दैट इज वाई उनकी जो ठीक है ना, तो वो यहीं आपको देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ इस पर्टिकुलर जो टूम है इसको मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल के साथ बनाया गया है यूजिंग द सैंडस्टोन। अब एक चीज आप लोग मुझे बताओ, देखो एक है वर्ड है मियाँ तानसेन, ठीक है, अब इनका नाम क्या है, उनको टाइटल क्या दिया गया, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो एक्चुअल में ना इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था राम तानु पांडे, ठीक है, ओरिजिनल नाम इनका ये है राम तानु पांडे। ठीक है, फिर ये मियाँ तानसेन, देखो तानसेन वाला जो टाइटल था ना, ये इनको राणा राजा विक्रमजीत जो थे ना, उन्होंने यहाँ पे दिया था, जो कि ग्वालियर के थे। ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ दी उनको, तानसेन का जो टाइटल था। और जो मियाँ टाइटल था, मियाँ का मतलब होता है रिस्पेक्ट के तौर के ऊपर आप किसको बोलते हो, तो वो अकबर ने दिया था। ठीक है, जो लर्नेड मैन को बोलते हैं, राइट। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा टाइटल किसने दिया। तो एक बार यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि तानसेन टाइटल अकबर ने दिया था, तो वो स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट थी। बाकी जो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन थे 16वीं सेंचुरी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनको संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। सम्राट होता है जो बहुत ही बड़ा राजा होता है, तो संगीत सम्राट यानी कि एम्पर ऑफ द म्यूजिक इनको बोला जाता है। बाकी साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे राजा रामचंद्र सिंह ऑफ रेवा के कोर्ट में इन्होंने यहाँ पे सर्व किया, एंड अकॉर्डिंगली राजा विक्रमजीत ने इनको तानसेन का टाइटल दिया, अकबर ने मियाँ का टाइटल दिया। एंड अकबर के कोर्ट में यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अलग अलग अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी इंडियन म्यूजिक को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्रुपद स्टाइल सॉन्ग के लिए इनको कंपाइल करने के लिए जाना जाता है, कंपोज करने के लिए। साथ ही साथ इन्होंने 2 क्लासिकल टेक्स्ट लिखे, श्री गणेश स्तोत्र एंड आपका संगीत सार। ठीक है, एंड साथ ही साथ ग्वालियर घराना जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक का ओल्डेस्ट घराना माना जाता है, उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ एसोसिएटेड आपके मियाँ तानसेन ही हैं। एंड इनफैक्ट ना इन्होंने बहुत फेमस कुछ राग्स भी लिखे, जैसे आप नोटिस कर पाओगे मियाँ की मल्हार हो गया, ठीक है, मियाँ की तोड़ी, दरबारी, ये सब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट राग्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। बाकी ध्रुपद कंपोजिशन तो इनकी बहुत पॉपुलर है ही। तो ये बातें आपको मियाँ तानसेन के रिगार्डिंग क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं जीओआई स्टैट्स ऐप, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स ऐप। अब आप लोग जानते होंगे हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स कौन देखता है, सर एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड अभी मैंने आपके साथ रिसेंटली डिस्कस भी किया था कल ही कि 29 जून को हमने क्या सेलिब्रेट किया था, हमारे जो पीसी महालनोबिस जी हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, उनकी बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी, एंड उसी को हम स्टैटिस्टिकल डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं, राइट। अब उसी समय के ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैट्स मोबाइल ऐप यहाँ पे लॉन्च करी जाती है। अब इस ऐप में पता क्या होगा, जितना भी डेटा है ये एनएसओ का, वो सारा का सारा आपको एक जगह पे मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी का डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, एम्प्लॉयमेंट का डेटा, ये सारे आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएंगे, कितने परसेंटेज हैं, कैसे कैसे समय के साथ ऊपर नीचे ये डेटा हुआ है, इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कम हुई है, वो सारे के सारे ट्रेंड्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
तो इस ऐप के माध्यम से ना आप आराम से एनएसओ की रिपोर्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे। फिल्टरिंग और सर्च कैपेबिलिटीज़ है कि आपको कुछ स्पेसिफिक सर्च करना है तो बहुत आराम से सर्च किया जा सकता है। तो इस तरह से लोगों के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए डेटा को बहुत ही आसान बना दिया गया है कि डेटा उन तक पहुँच पाए, जिससे लोगों में कहीं न कहीं डेटा लिटरेसी यहाँ पे बढ़ पाए। एंड बहुत अच्छे चार्ट्स, ग्राफ्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि लोगों को चीज़ें बहुत आराम से समझ आ पाएँ, राइट? अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज़ योर हांगकांग कन्वेंशन। दोस्तों हांगकांग कन्वेंशन जो है ना, वो फाइनली फोर्स में आ चुकी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फोर्स में अब कैसे आई? हमने तो पहले भी सुना हुआ है। देखो दोस्तों, इसको अडॉप्ट 2009 में कर लिया गया था, पर फोर्स में आज के समय आपको देखने को मिल रही है। अब अंडरस्टैंड करना है इसका मतलब क्या है, हांगकांग कन्वेंशन, या फिर इसका पूरा नाम नोटिस करो, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटली साउंड रीसाइक्लिंग ऑफ शिप्स। तो एक्चुअल में ना यहाँ बात हो रही है किस चीज़ की, आपकी शिप ब्रेकिंग की। अब आप लोग जानते होंगे, जब शिप का टाइम कंप्लीट हो चुका है तो शिप ब्रेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो आपके वर्कर्स काम कर रहे होते हैं एंड दूसरा इन्वायरमेंट, इन दोनों को बहुत नुकसान होता है। इनको हेल्थ हैजार्ड्स हो सकते हैं वर्कर्स को, एंड इन्वायरमेंट भी पोल्यूटेड होता है। बहुत सारे ना हजार्डस मटेरियल्स होते हैं, जैसे बहुत सारे आपके अलग अलग हैवी मेटल हो गया, हाइड्रोकार्बन, एस्बेस्टोस हो गया। ये हजार्डस मटेरियल जो उस टाइम देखने को मिलते हैं, उनको कैसे रेगुलेट करना है, वेस्ट को कैसे ढंग से हैंडल करना है, उसको डिस्पोजल कैसे करना है शिप डिसमेंटलिंग के समय के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दरअसल में हांगकांग कन्वेंशन जो है ना, उसी को रेगुलेट करती है कि हम एक साउंड रिसाइकलिंग कर पाएँ एंड ऑफ लाइफ शिप्स की, ठीक है? जिनकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है ऐसी शिप्स की, उनकी रिसाइकलिंग ढंग से कर पाएँ। तो 2009 में दरअसल में इसको अडॉप्ट किया गया था एट अ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस इन हांगकांग अंडर आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको आईएमओ तो देखने को मिलेगा, उसके अलावा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बासल कन्वेंशन पार्टीज और अलग-अलग आपको एनजीओज़, आपको कोलैबोरेटर्स की देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, टॉक्सिक मटेरियल्स का ध्यान रखना, वर्कर सेफ्टी को रेगुलेट करना, कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को नुकसान ना होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है? तो शिप रिसाइक्लिंग प्लान प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। जो भी आपका रिसाइक्लिंग यार्ड है, उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसको आता है। ऑडिटिंग वगैरह प्रॉपर होती रहनी चाहिए उस चीज़ की कि क्या ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना? तो प्रॉपर ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अंडर दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन उनको अडॉप्ट किया जाता है, राइट? इंडिया ने इसको 2019 में एक्सीड किया था, तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं इंडिया एनर्जी स्टैक के ऊपर। इंडिया एनर्जी स्टैक को समझने से पहले ना मैं आपको पहले डीपीआई समझा देता हूँ। देखो, वैसे अगर आप रेगुलर हो ना प्रीलिम बूस्टर में, मैंने बहुत बार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझा रखा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप ना एक तरह का फाउंडेशनल सिस्टम बना रहे हो, ठीक है? जो कि ओपन टू ऑल होगा, ठीक है? जो कहीं न कहीं आपके डिजिटल सर्विसेज़ को या इकोनॉमिक ग्रोथ को एनेबल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लो आधार का। आधार ने क्या किया? आधार ने कहीं न कहीं भारतीयों तक अलग-अलग सर्विस और बेनिफिट्स प्रोवाइड किए। आप लोग सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल देखते हो यूपीआई, जिसने एक तरह से पेमेंट सिस्टम को ही, या पूरे-पूरे पेमेंट सिस्टम को ही पूरा चेंज ही कर दिया। किस तरह से आप बहुत आराम से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। इसके पीछे का जो फाउंडेशनल सिस्टम है, वो और कोई नहीं, वो यूपीआई ही है, ठीक है ना? और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप डिजी लॉकर की बात करते हो, उसमें आप बहुत आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर पाओगे, राइट? अब उसी तरह से हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए, या जो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है, उसके लिए इंडिया एनर्जी स्टैक यहाँ पे बनाया जाएगा। ये भी एक डीपीआई ही होगा, जिसके माध्यम से हमारा एनर्जी सेक्टर बिल्कुल अलग तरह से चेंज ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, एसेट्स के लिए, ट्रांज़ैक्शन के लिए यूनीक आईडीज़ बनाई जाएँगी। एंड साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे डेटा शेयरिंग भी होगी, आपके ओपन एपीआईज़, ठीक है ना? कहीं न कहीं कि और ऐप्स उसके ऊपर बन पाएँ, उस चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे आप नोटिस कर पाओगे ना कि यूपीआई का इस्तेमाल करके फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब बने हैं। एंड प्लस एट द सेम टाइम कंज्यूमर एम्पावरमेंट भी होगी। एंड इन फैक्ट ना यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज़ होते हैं, उनका भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो एनर्जी को मैनेजमेंट करना अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने वाला है फ्यूचर के अंदर, ठीक है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। प्लस हमारा जो 2070 में हम नेट ज़ीरो मिशन को या नेट ज़ीरो गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसके भारत के अंदर यहाँ पे ये मदद करेगा। तो आराम से किस तरह से आपके पावर सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, कंज़म्पशन, सारी चीज़ों का रियल टाइम कोऑर्डिनेशन
हम ये इंडिया एनर्जी स्टैक के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया एनर्जी स्टैक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एनर्जी सेक्टर के लिए। इवन यहाँ पे जो नंदन नीलेकानी जी है ना, उनको यहाँ पे इसका एक तरह से मेंटर बनाया गया है ताकि ये पूरा चीज़ें देख पाएँ। उन्होंने पहले भी बहुत सारे इस तरह से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे काम किया हुआ है, राइट? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब अगर बात करें हम यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उनमें एक था नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस के बारे में। देखो ये जो स्टेटमेंट है एनएसएस के बारे में, ये अपने आप में बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगी। एशियाटिक वाइल्ड डॉग की बात करें तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल नहीं बल्कि आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, तो सेकंड आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। बाकी डीआरसी की बात करें, ठीक है, तो इक्वेटर डेफिनेटली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के थ्रू यहाँ पे पास करता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट देखने को मिल जाएगी, राइट? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।